ओके स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर आप लोगों को, और वो है क्या? तलपट। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तलपट स्टार्ट करने वाले बच्चों। चलो ध्यान दो। देखिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में हमने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, लेन देन होता है। कोई भी लेन देन होता है सबसे पहले बोलो लेन देन की एंट्री कहाँ की जाती है? सहायक पुस्तक में। और इस सहायक पुस्तक के ही आधार पर क्या किया जाता है बताओ? पंजी प्रविष्टि बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पंजी प्रविष्टि बनाई जाती है। और पंजी प्रविष्टि के आधार पर ही क्या बनाया जाता है? अंत में क्या बनाया जाता है? खाता बही बनाया जाता है। पंजी प्रविष्टि के आधार पर ही हम लोग क्या बनाते हैं? खाता बही यहाँ पर क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, पंजी प्रविष्टि के आधार पर ही क्या बनाया जाता है? खाता बही। तो देखा जाए तो ये डेली का काम है ना? ये कैसा काम होता है? डेली का काम होता है। रोज आपको ये काम से होकर क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हर एक लेन देन खाता बही तक तो जाता ही जाता है। आप सभी चैप्टर सीख लिए। सहायक बही आप लोगों का एक चैप्टर था, वो आपने कंप्लीट किया। उसके आधार पर पंजी प्रविष्टि भी आप लोगों ने कंप्लीट किया, और अंत में क्या कंप्लीट किया? खाता बही आप लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद बच्चों अंत में, साल के अंत में मालूम है क्या बनाया जाता है? तलपट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तलपट। तलपट तलपट बनाया जाता है। यही चीज आज पढ़ने वाले हैं। तो तलपट क्या रोज रोज बनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सहायक बही रोज बनाया जाता है, पंजी प्रविष्टि रोज बनाया जाता है, खाता बही भी रोज बनाया जाता है, परंतु तलपट साल के अंतिम दिन में बनाया जाता है। और वो अंतिम दिन क्या होता है? 31 मार्च। अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष फॉलो कर रहे हैं, तो वित्तीय वर्ष शुरुआत कब से होता है? 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है? 31 मार्च से। जबकि अगर आप कैलेंडर वर्ष यूज करोगे तो 1 जनवरी से शुरू होता है और खत्म कब होता है? 31 दिसंबर को हमारा खत्म हो जाता है। ठीक, खैर हम 31 मार्च लेके चलते हैं। तो 31 मार्च के दिन अपन तलपट बनाते हैं। तलपट क्या होता है पता है? तलपट ना एक तरह का विवरण पत्र होता है। बड़ा सिंपल सा क्या होता है? विवरण पत्र होता है। ठीक है, ये विवरण पत्र होता है। ये विवरण पत्र होता है, और इसमें क्या करते हैं, जितने भी आप लोगों ने खाता बही बनाया ना, खाता बही, तो इस खाता बही के जो भी शेष आए हैं, खाता बही के देखे होगे शेष आता था, आप लोग निकालते थे, रोकड़ खाता बनाते थे तो शेष लाया गया लिखते थे विकलन पक्ष में। याद करो, याद आया? वैसे आप पूंजी खाता बनाते थे, शेष लाया गया लिखते थे समाकलन पक्ष में। तो हर खाता बही का याद करो शेष आता था, और कई कई ऐसे खाते थे जिसका शेष भी नहीं आता था। याद आया? तो जो जो खाते आते हैं, जो सब खाता बही को अपन देखेंगे साल भर के दौरान, जितने भी आपने खाते क्या करे बनाए हैं, उन सारे खाते बही के शेष को पकड़ोगे। ठीक है, शेष को उठाओगे, जिनका जिनका शेष विकलन होता है उनके अमाउंट को विकलन पक्ष में एंट्री करते जाते हैं, और जिनका जिनका शेष समाकलन होता है उसके अमाउंट को क्या करते हैं? समाकलन पक्ष में एंट्री करते जाते हैं। और अंत में जितने सभी खाता बही को अपन ले आते हैं उसको टोटल करते हैं। मालूम टोटल तुम लोगों को क्या आता है? दोनों का योग क्या आता है? बराबर आता है। दोनों तरफ का योग क्या आएगा? इक्वल आएगा। मतलब दोनों तरफ का योग इक्वल आएगा। ये है तलपट। आप बोलोगे सर ये तो जादू है। साल भर जो आपने खाता बही बनाया, जितने भी खाते बही बनाए हैं आपने, रोकड़ खाता, पूंजी खाता, मोहन का खाता, सोहन का खाता, फलाने का खाता, इसका खाता, उसका खाता, जो भी आपने खाता बनाए हैं, सबके खाते का शेष को यहाँ क्या करते जाओ, छाप दो। सबसे टोटल करो, देखना टोटल क्या आएगा? इक्वल। तो तलपट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य होता है कि जितना भी आपने साल भर में लेन देन किया ना, जितने भी खाता बही में आपने पंजी प्रविष्टि की है, या जो भी पंजी प्रविष्टि की है, या जो भी सहायक बही में एंट्री की है, उसका यहाँ पे चेकिंग हो जाता है कि आपने सही सब सही किया है कि गलत किया। उसकी पूरी पूरी क्या हो जाती है? जांच पड़ताल हो जाती है। अगर योग बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अमाउंट में किसी प्रकार की क्या हो चुकी है? गड़बड़ी हो चुकी है, अपन लोग मान के चलते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। दूसरी बात, तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि तलपट में सारे खाते आते हैं, तो खाते कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सर आपने 3 बताया था, वो पंजी प्रविष्टि का रूल वाला था। वैसे खाते में 4 प्रकार के खाते मिलेंगे। एक संपत्तियों का खाता, दूसरा दायित्वों का खाता, तीसरा व्यय का खाता, और चौथा आय का खाता। समझ में आ गया? तो जितने भी खाते, तो तलपट बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? तलपट एक तरह का, जितने भी आपने साल भर में खाता भी बनाया उसको अपन क्या करते? कागज के टुकड़े में लिख लेते पूरे लाइन से। अब कागज के टुकड़े में लिख लिए तो ये ना हम लोग को अंतिम खाते बनाने में मदद करता है। तलपट के बाद क्या बनाया जाता है? अंतिम खाता। व्यापार के लाभ हानि की जब अपन गणना करते हैं ना, तो उसको बनाने में क्या करता है? मदद करता है तलपट। तो एक और तो हम लोग के खातों की जांच पड़ताल भी कर लेता है, जो हमने सही बनाया कि नहीं बनाया। दूसरी ओर अपन का अंतिम खाता बनाने में, जिसमें लाभ या हानि की गणना करेंगे, उसको बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो ये होता है तलपट। अब तलपट बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। देखो, तो अपन बात करेंगे तलपट बनाने की क्या विधियां। तलपट बनाने की विधियां, तलपट बनाने की विधियों की बात करते हैं। तो बेटा तलपट बनाने की बहुत सारी विधि। सबसे पहला विधि होता है योग विधि। कौन सा विधि? योग विधि। ठीक है। दूसरा होता है शेष विधि। दूसरा होता है शेष विधि। तीसरा होता है योग व शेष विधि। योग व शेष विधि। और चौथा होता है बराबर योग वाले खातों को छोड़कर, बराबर योग वाले खातों को छोड़कर
छोड़कर योग विधि, ठीक है, योग विधि। ठीक, तो ये 4 प्रकार की विधियां होती है, बट ये 4 प्रकार की 3 और 4 विधियां तो कोई काम की नहीं है। फिलहाल मेन काम की क्या है, योग विधि और शेष विधि। योग विधि में क्या होता है, योग विधि कैसे बनाया जाता है। तलपट का कॉलम ऐसी रहेगा जैसे हमने बताया, आपको स्टेटमेंट की तरह रहेगा, विवरण पत्र रहेगा। अब योग विधि में क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, योग विधि की बात करता हूँ। योग विधि में क्या होता है, जैसे आप लोग खाता बही बनाते हो, याद है खाता बही बनाते हो, इस तरह से खाता बही बनाते थे, याद करो। ठीक, कुछ पंजी प्रविष्टि आप लोग एंट्री इधर करते थे, कुछ अमाउंट की एंट्री इधर करते थे, 10 जैसे इधर कुछ एंट्री किए, जैसे 10 रुपये किए, 6 रुपये किए, 4 रुपये किए, याद आया। कुछ एंट्री आप लोग को करके इस तरफ लिखते थे, याद आया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या किया आप लोगों ने, 6 रुपये किया, यहाँ पे 2 रुपये किया, यहाँ पे 1 रुपये किया। अब याद करो खाता बही का फिर आप शेष निकालते थे, खाता बही को बंद करते थे इस तरह से और शेष निकालते थे। चलो शेष निकाले अपन लोग। ठीक, क्या लगता है योग कहाँ का ज़्यादा है, बताइए आप ही लोग। सर विकलन का ज़्यादा है, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और इधर का 8 और 9 आ रहा है, यानी कि शेष किस पक्ष में आ रहा है, बताइए शेष किस पक्ष में आ रहा है, समाकलन। तो लिखेंगे शेष ले गया, क्या लिखेंगे, शेष ले गया। कितना रुपया आ रहा है, 9 रुपया, अच्छा सॉरी कितना आ रहा है, 11 रुपया, 11 आ रहा है भाई। 6 2 7 8 8 और 1 9, 20 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 11 नहीं आएगा, शेष आ रहा है 11। क्या हमारा आंसर आया, नहीं। डेबिट साइड लिखते थे अपन लोग, याद करो, शेष लाया गया, याद आया, कितना लिखेंगे, 11 रुपये। ऐसी अपन खाता भाई बनाते थे कि नहीं बनाते थे, बता दो मेरे को एक बात, ऐसी तो बनाते थे ना। तो योग विधि में क्या होता है, सुन लो, योग विधि में क्या होता है। योग विधि में देखो आपने कुछ एंट्रीज की, विकलन पक्ष में एंट्रीज की, कितने रुपए का योग आया बताओ, इधर का 20 रुपए का। और आपने समाकलन पक्ष में कुछ एंट्रीज की, बताओ वहां का योग कितना आया, 9 रुपया। वेरी गुड, कितना रुपया, शेष को छोड़ के, वो तो शेष हमने लिखा है, ठीक है। तो इधर का टोटल आया 9 रुपये, इधर का टोटल आया क्या, 20 रुपया। तो उसी टोटल को अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखते तलपट में। जो भी खाता है, जैसे रोकड़ी खाता को उठा लो, जैसे रोकड़ी खाता है तो रोकड़ खाते का विकलन में अगर टोटल आया 20 रुपये और समाकलन का टोटल कितना आया, 9 रुपये आया, तो उसको लिख लिए। वैसे पूंजी का कुछ रहा होगा, विक्रय का कुछ रहा होगा, क्रय का कुछ रहा होगा, मोहन का रहा होगा, पवन का रहा होगा, कुछ भी अपन का खाता क्या रहा होगा। सही बात है कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ खाता भाई रहा होगा। आप सब समझ में आ रहा है आप सभी को। तो बेटा उसके योग को अपन तलपट में खटाखट उस खाता भाई का नाम लिख के लिखते जाते हैं और अंत में टोटल करते हैं। मजे की बात देखो, टोटल क्या आएगा, बराबर आएगा। वाह, कितना बढ़िया बात है। यानी इससे खाते की जांच पड़ताल होती है, तो इसको बोलते हैं योग विधि। क्या बोलते हैं, योग विधि, ठीक है। इसके उपरांत आता है कौन सा विधि, शेष विधि। अब शेष विधि में क्या होता है, वो भी खाता बही के आधार पर बनाया जाता है। अब देखो एक खाता बही आपने बनाया, बताइए इस खाते का शेष कौन सा शेष है, बताइए शेष कौन सा शेष है, विकलन की समाकलन। गलत बेटा, विकलन शेष है। जो आप आंसर लेके आते हो ना नीचे, वही आपका रियल शेष है। शेष लेके आंसर नहीं है, जो शेष को खींच कर नीचे लाते हो ना, वो आपका रियल आंसर है। तो ये विकलन पक्ष है, समाकलन पक्ष है। बताइए मुझे कि आपका विकलन शेष कितना है, खाता बही का कौन सा शेष आया, विकलन शेष आया। तो बेटा ये विकलन शेष आया, कौन सा शेष आया, विकलन शेष आ गया। ठीक, तो खाता बही का इसका शेष आया विकलन, तो इसके 11 रुपये आया ना, 11 रुपये। तो आप लोग क्या करोगे, जब खाता भी बनाओगे ना, मान लो रोकड़ खाता रहा, तो 11 रुपये को यहाँ लिख दोगे, जबकि समाकलन कुछ नहीं, डैश। ऐसे ही करके बहुत सारे हमने खाता बही बनाते थे, याद करो, पूंजी खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, प्रहलाद का खाता, पंकज का खाता, रेहान का खाता, बहुत सारे खाते बनाते थे। मशीन खाता, वेतन खाता, आहरण खाता, कमीशन खाता, दुनिया भर के खाते हम लोग बनाते थे, याद आया। किसी का खाता याद करो समाकलन आता था शेष, किसी का विकलन आता था। तो जिसका जिसका समाकलन शेष है उसको समाकलन में उसके अमाउंट को लिखोगे, जो खाते का शेष विकलन शेष है उसके अमाउंट को विकलन वाले कॉलम में लिखोगे। टोटल करोगे, टोटल आएगा इक्वल, तलपट बन गया। कितना आसान है, समझ में आ गया। यानी खाता बही के आधार पर ही क्या बनाया जाता है, तलपट। ठीक, तो ये तो बेटा 200 विधि था। योग विधि समझ में आया कैसे बनाना है, शेष विधि समझ में आया कैसे बनाना है, ठीक है। योग विधि व शेष विधि का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, इसमें 4 कॉलम बना डालते हैं। खाता बही 2 in 1, एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, मतलब इस पक्ष में योग विधि से बनाओगे, ये वाले पक्ष में शेष विधि से बना दोगे। तो मतलब है घूम फिर के क्या हुआ, योग और शेष विधि का समामिलन। तो ये भी कोई विधि तो गिना नहीं जा सकता विधि में इसको, तो ठीक है चलो, योग विधि और शेष विधि। अब ये कौन सा विधि है, बराबर योग वाले खाते को। देखो जब योग विधि बनाओगे तो कई खाता भाई ऐसे भी आते थे, याद करो, जिसमें योग बराबर आता था, शेष आते ही नहीं था। तो अब जैसे बराबर योग आया, यहाँ का भी 50,000 आया, यहाँ का भी 50,000 आया, क्या करोगे, 50,000 लिख दोगे। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, जो बराबर खातों वाले हैं, जो बराबर शेष वाले खाता है वही है, उन खातों को छोड़कर योग विधि, यानी घूम फिर के ये भी कौन सा विधि है, योग विधि। बस इसमें कौन सा योग को नहीं लिखते हैं, जिसका जो खाता वही का योग बराबर है उसको ना लिखते हैं। तो ये भी आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब सवाल उठता है, सर हम लोग को कौन सा विधि पढ़ना है, तो बेटा हमको 2 विधि पढ़ना है, योग विधि और शेष विधि। और 99% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनाने को आएंगे वो कौन सी विधि के आएंगे पता है,
शेष विधि के आएंगे। 99% क्वेश्चन किसके आएंगे? तो यानी कि शेष विधि। अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने तो समझा दिया, खाता बही से, खाता बही के आधार पर हम लोग क्या बनाते हैं? तलपट बनाते। नो डाउट हम तलपट बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, हम बना लेंगे तलपट। लेकिन एक बात बताओ, अब आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन पेपर हम लोग को कैसे देगा? क्वेश्चन पेपर में क्या हमको खाता बही बना के देगा या हम खुद बनाएंगे? अगर क्वेश्चन पेपर में खाता बही बना के देगा तो कितने सारे खाते रहते हैं। क्वेश्चन पेपर तो पूरा एक कॉपी के बराबर हो जाएगा, पूरा एक पुस्तक के बराबर हो जाएगा। कम से कम भैया 15-20 खाते तो होंगे ही होंगे उसमें, तो उसमें तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना वहाँ पर। तो वहाँ पे तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि खाता बही क्या हमको बना के देगा? नहीं भाई, खाता बही तो बना के नहीं देगा। अब आप बोलोगे सर और डरा रहे हो आप, क्या हमको खाता बही बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेंगे तो और भैया एक ही क्वेश्चन में हम लोगों को तो नहीं पता कितना रात लग जाएगा, वहाँ 3 घंटा तो एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा, क्योंकि उसकी पंजी प्रविष्टि बनाएंगे, फिर उसका खाता बही बनाएंगे, फिर उसका तलपट बनाएंगे। हो चुका, हरीश तो बेहोश फिर वहाँ पे, है ना? तो सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी याद रखना, क्वेश्चन में शेष विधि देगा ना तो क्वेश्चन में आपको खाता बही बना के नहीं देगा। आपको क्या करेगा, कुछ खातों के नाम लिख देगा। क्या करेगा पता है तुम लोगों को? कुछ खाते का नाम लिख देगा, जैसे रोकड़ लिख देगा, बैंक लिख देगा, फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे देनदार लिख देगा, मशीन लिख देगा, क्रय लिख देगा, और उसके साथ अमाउंट दे देगा, जैसे 10,000, 9,000, 4,000, 6,000, 1,000, कुछ भी अमाउंट क्या कर देगा, दे देगा, और बोलेगा बनाओ शेष विधि से। तो आप बोलोगे सर हम कैसे बनाएं? अब आपको खुद समझना पड़ेगा कि रोकड़ का शेष क्या होता है, विकलन की समाकलन। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपको देगा नहीं, आपको खुद, यही तो ट्रिक है। रोकड़ का शेष कौन सा शेष होता है? विकलन की समाकलन, विकलन। फिर बैंक का शेष कौन सा शेष होता है? हमेशा विकलन। देनदार का शेष कौन सा होता है? तो ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं समाकलन की विकलन, यही तो लॉजिक है बॉस। अभी सिखाएंगे और ट्रिक आपको सिखाएंगे कैसे पता चलेगा कि ये खाता का विकलन शेष और ये समाकलन शेष, अभी थोड़ी देर में समझाएंगे आप लोग को। फिलहाल समझ में आया बातें कि नहीं आया? तलपट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तलपट के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला शेष विधि से बनाओगे तो शेष आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में कुछ खातों के नाम लिख देगा और उसके साथ अमाउंट दे देगा। ये नहीं बताएगा कि वो विकलन है कि समाकलन, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। तो अब मैं पहचानने का क्या सिखा रहा हूँ आप लोग को, एक ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आप तुरंत सा पहचान जाओगे। लेकिन ये ट्रिक किसी को बताना मत। बताओगे? नहीं बताओगे ना? तो चलो पहचानने का एक ट्रिक दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल ट्रिक है। देखो आपको ना 4 प्रकार के खाते देखने को मिलेंगे। एक तो संपत्ति का खाता देखने को मिलेगा, संपत्तियों का खाता मिलेगा देखने को। दूसरा आपको दायित्व खाता देखने को मिलेगा। तीसरा आपको व्यय या फिर हानियों का खाता देखने को मिलेगा। और चौथा आपको जो देखने को मिलेगा वो किसी प्रकार का आय या फिर लाभ का खाता देखने को मिलेगा। ठीक है, और कभी भी याद रखना विकलन का शेष, कोई भी संपत्ति के शेष हमेशा क्या होता है? विकलन। अगर वो संपत्ति है, अगर वो खाते का नाम संपत्ति है तो उसका शेष क्या होगा? याद रखना हमेशा विकलन। उसको विकलन पक्ष में लिख देना डायरेक्ट। ठीक, अगर कोई दायित्व तो दायित्व का शेष हमेशा क्या होता है? समाकलन। अगर कोई व्यय या हानि है तो उसका शेष विकलन, और कोई आय या लाभ है तो उसका शेष समाकलन। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये कहानी होती है, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? अब आप बोलोगे सर ठीक है लेकिन संपत्ति लिस्ट, आपको संपत्तियों का लिस्ट याद भी तो होना चाहिए। तो संपत्ति क्या क्या हो सकते हैं, लिस्ट दे दो तुम लोग को संपत्ति का। ठीक, चलो संपत्ति का लिस्ट दे देता हूँ। तो संपत्तियों का लिस्ट मैं फटाफट आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। तो संपत्तियाँ तो खैर पहले भी अपन कर चुके हैं, अभी फिर से कर दे रहा हूँ। 2 कैटेगरी होती है संपत्ति की, एक स्थायी संपत्ति होती है और दूसरी कौन सी संपत्ति होती है? चालू संपत्ति होती है। ठीक है, स्थायी संपत्ति और चालू, दोनों का ही शेष हमेशा कौन सा शेष होता है? विकलन। तो स्थायी संपत्ति में क्या क्या आता है? जैसे कि भूमि व भवन, यंत्र व संयंत्र यानी कि प्लांट और मशीनरी, यंत्र व क्या? संयंत्र। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? फर्नीचर। फर्नीचर को अपन क्या बोलते हैं? उपस्कर भी कहते हैं ना अपन लोग, उपस्कर। फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स बोल सकते हैं। गाड़ियाँ हो गया, ठीक है, या किसी प्रकार का विनियोग हो गया। क्या हो गया? विनियोग हो गया। या फिर किसी प्रकार की ख्याति हो गई। ठीक है, या फिर किसी प्रकार का एकस्व हो गया। एकस्व का मतलब बच्चों होता है पेटेंट होता है। क्या बोलते हैं? एकस्व मतलब पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, एकस्व का मतलब होता है पेटेंट। या फिर कोई भी कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट्स हो गया। ठीक है, कॉपीराइट्स हो गया। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी चीज़ें होती हैं? स्थायी संपत्तियों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग किसकी बात करेंगे? चालू संपत्तियों के उदाहरण। तो चालू संपत्तियों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, तो चालू संपत्तियों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, तो समझते हैं चालू संपत्तियों के उदाहरण। तो चालू संपत्तियों के उदाहरण ये सब हो सकते हैं, जैसे कि चालू संपत्ति के उदाहरण स्टॉक यानी कि क्या होता है? स्टॉक या फिर स्कंद।
या फिर क्या बोलेंगे माल, ये सब होता है। या फिर और इसके अलावा क्या होता है देनदार, देनदार एवं क्या प्राप्ति पत्र। देनदार किसको बोलते हैं? जिस व्यक्ति को माल बेचते हो बंदा क्या है तुम्हारा? देनदार है, संपत्ति होता है। इसके अलावा आपका होता है अल्पकालीन विनियोग, अल्पकालीन विनियोग, ये तुम्हारी संपत्ति होती है, अल्पकालीन विनियोग। इसके अलावा तुम्हारा संपत्ति होता है अल्पकालीन विनियोग के बाद होता है किसी प्रकार का इसके अलावा रोकड़ हाथ में, हस्तस्थ रोकड़ क्या हो सकता है? हस्तस्थ रोकड़, हस्तस्थ रोकड़ ये संपत्ति होता है। इसके अलावा बैंक में रोकड़, आपके रोकड़ बैंक में पड़ा हुआ है, ये आपकी संपत्ति होती है। इनका शेष क्या होगा? विकलन। इसके अलावा पूर्वदत्त व्यय, किसी प्रकार का आपने पूर्वदत्त व्यय किया है तो वो संपत्ति होता है। या फिर किसी प्रकार का उपार्जित आय, कौन सा है? उपार्जित आय। उपार्जित आय का मतलब होता है बच्चों अप्राप्त आय, मतलब काम कर दिए पैसा अभी तक नहीं मिला, अप्राप्त आय। अगर ये सब दिखाई दे रहा है तो समझ जाना है कौन क्या चीज़ है? संपत्ति शेष, और इसका शेष हमेशा क्या होगा? विकलन ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके उपरांत हम बात करते हैं दायित्वों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दायित्वों की। तो बेटा दायित्वों का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है? समाकलन। दायित्व भी दो कैटेगरी होती है, पहला स्थायी दायित्व होता है, दूसरा चालू दायित्व होता है। दोनों का शेष समाकलन ही होता है, इसमें नो डाउट, टेंशन की बात नहीं है। तो दायित्व में सबसे पहला कौन आता है? पूंजी आता है, ठीक है। इसके अलावा ऋण आता है, या आपने बैंक से कोई ऋण लिया है तो वो आता है, बैंक से ऋण लिया है तो वो आ जाता है। या फिर कोई आपने उधार लिया है, किसी से भी क्या किया है? उधार लिया है, तो आपके इसमें आता है, किसमें आता है? स्थायी दायित्व में आता है, समाकलन शेष होता है। चालू दायित्व में क्या क्या चीजें आती है? जैसे लेनदार। लेनदार किसको बोलते हैं? जिस व्यक्ति से हम माल खरीदते हैं, इसको पूर्तिकर्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्तिकर्ता भी कहा जाता है, ठीक है। देवी पत्र, जब उनको लिखित में अपन आश्वासन दे देते भाई हम आपको पैसा दे देंगे, वचन दे देते, देवी पत्र होता है। इसके अलावा बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष ये भी तुम्हारा क्या होता है? बैंक अधिविकर्ष भी क्या होता है? दायित्व होता है आपके लिए, ठीक है, बैंक अधिविकर्ष। इसके अलावा तुम्हारा अदत्तव्यय क्या होता है? अदत्तव्यय, ठीक है। और इसके अलावा अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय का मतलब होता है किसी प्रकार का अग्रिम आय। क्या होता है? अग्रिम आय। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। तो इनका शेष हमेशा कौन सा शेष होता है? समाकलन शेष होता है। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? ठीक। तो ये सब समाकलन शेष वाली बातें हैं। क्लियर है आप सभी को? तो देखो संपत्ति और दायित्व, तो संपत्ति दायित्व का अच्छे से पहचान गए तो जो बाकी इसमें छूट जाते, जो बच जाते, फिर वो व्यय होंगे या फिर क्या होंगे? आय होंगे, ठीक है। व्यय होंगे या फिर क्या होंगे? आय होंगे। अब देखो चलो मैं व्यय और आय के बारे में बात करता हूँ। जैसे व्यय की अगर बात की जाए तो बोलो व्यय का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है? विकलन। तो व्यय में क्या क्या सकता है? जैसे आप माल क्रय करते हो, भी तो एक प्रकार से क्या है? व्यय है। माल क्रय कर रहे हो, क्या है तुम्हारे लिए? व्यय है। इसके अलावा तुम किसी प्रकार का व्यय करते हो, जैसे मजदूरी देते हो, व्यय, चलो व्यय का एग्जाम्पल बोलो, मजदूरी देते हो, या फिर किसी प्रकार का भाड़ा देते हो, या फिर क्या देते हो? वेतन देते हो, या फिर क्या देते हो? किसी प्रकार का किराया का भुगतान करते हो। किसका भुगतान करते हो? किराया का। चलो आप ही लोग बताते जाइए। लेखन सामग्री खरीदते हो, हाँ, बिजली व्यय देते हो, ठीक है, बिजली व्यय। लेखन सामग्री खरीदते हो मतलब बिजली या फिर पानी व्यय देते हो, बिजली व पानी व्यय देते हो। और बोलो आप ही लोग, चलो बोलो, याद करते जाइए आप ही लोग। आयात कर चुकाते हैं, आयात कर चुकाते हैं, आयात कर एवं निर्यात कर, आयात कर देते हो या फिर क्या देते हो? निर्यात कर देते हो आप लोग। इसके अलावा आप लोग, हाँ, कर आ गया, कर में इसमें, ठीक है, टैक्स में आ गया कर, हाँ चलो ठीक है, दर व कर, दर व कर हो गया, ठीक। और क्या उदाहरण हो सकते हैं व्यय के? और क्या उदाहरण हो सकते हैं? ऑक्ट्राय व्यय, ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय व्यय हो सकता है, जिसको अपन चुंगी कर बोलते हैं, चुंगी कर बोलते हैं, ठीक है। और इस एक प्रकार से और कोई व्यय हो सकता है, जैसे कि निर्माणी व्यय। क्या हो सकता है? निर्माणी व्यय, मतलब व्यय बनाना, फैक्ट्री का व्यय। व्यय पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? ठीक है, जो छूट जाए वो सब किस में आ जाएगा? व्यय में आ जाएगा। आया बात समझ? जो खर्चा कर रहे हो तुम्हारे लिए क्या है? एक तरह का व्यय है। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना आप लोग, ठीक है। इसके उपरांत बच्चों आता है आय की बात। क्या आता है? आय। आय का शेष हमेशा क्या होता है? समाकलन। तो आय में क्या क्या आता है? जैसे आपको आय जो मिल रहा है, जैसे कमीशन मिला, कमीशन जो मिल रहा है वो आय है, कमीशन मिला। और क्या मिलता है? लाभांश मिला, लाभांश मिला, लाभांश मिला, ठीक है। और क्या मिलता है? ब्याज मिला, कोई कहीं से ब्याज आपको मिल रहा है वो आपकी आय होती है। या फिर किराया मिला, क्या मिला? किराया मिला, ठीक। किसी संपत्ति के विक्रय पर लाभ हो गया, संपत्ति के विक्रय पर लाभ, विक्रय पर लाभ। हानि हो गई तो फिर इधर आ जाएगा, वह तरफ आ जाएगा। संपत्ति के विक्रय पर लाभ हो गया। और कोई आय का उदाहरण? भाड़ा कहाँ से आया होगा? अरे भाई वो भाड़ा आपको मिल रहा है, मिलेगा तो ठीक है आया, बट भाड़ा व्यापार में ज़्यादातर हम देते हैं, ठीक है। कोई हमारा ट्रांसपोर्ट का काम थोड़ी जो भाड़ा मिलेगा हमारे लिए आय हो जाएगा। हाँ, अगर व्यापार ट्रांसपोर्ट वाला है तो भाड़ा भी आपके लिए क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा।
मतलब जो मिल रहा है वो तुम्हारे लिए आए हैं। समझ आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक अच्छे से? इसको अच्छे से लिख लो अपने सामने में, और इसको क्या करो अपने घर में क्या करो, एक कॉपी एक पेज में लिख के अपने घर के दरवाजे में या कहीं भी जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लीजिए, ताकि रोज़ देखोगे तो संपत्ति और दायित्व आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि ये संपत्ति दायित्व का काम हमको बहुत जगह आने वाला है, पूरा जीवन भर काम आने वाला है जब तक पढ़ाई करेंगे। जब पढ़ाई छोड़ने के बाद भी ये सब काम आएगा। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों को? दिमाग में बैठा? नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब देखिए हम लोग बात देखते हैं। तो ये हमने बता दिया आप लोग को, अब समझ में आ जाएगा कैसे बनाना तलपट। अच्छा, और कुछ छोटी छोटी बातें कर दे रहा हूँ जिसको ध्यान में रखने लायक, आपके दिमाग में रखने लायक है। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो आपके दिमाग में क्या करना है आप लोगों को रखना है। ठीक, जैसे कि देखिए सबसे पहला आपको बता रहे, जैसे कि मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया, बोलो स्टॉक या फिर स्कंद, स्टॉक या फिर स्कंद, इसका शेष कौन सा शेष होता है? विकलन शेष होता है। लेकिन रूल है इसका कि स्टॉक में पता है आप लोग को, स्टॉक दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारंभिक स्कंद, एक होता है प्रारंभिक स्कंद, और एक कौन सा स्कंद होता है? अंतिम स्कंद। ठीक है, अपन तलपट में ना दोनों में से किसी एक ही स्कंद का एंट्री करते हैं, मालूम है तुम लोग को? केवल कितने स्कंद का? एक ही स्कंद का। आप सवाल तो सर प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद क्या है? चलो बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अभी साल 2022, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2022 को आपने व्यापार चालू किया। मान लो 1 अप्रैल 2022 को व्यापार चालू किया। ठीक है, अब व्यापार चालू किया तो आप लोगों ने कुछ माल खरीदा, तो आपने माल खरीदा, व्यापार चालू किया, पहले से कोई माल पड़ा तो रहा नहीं होगा, आपने माल खरीदा। ठीक, 100 रुपए का मान लीजिए साल भर के दौरान माल खरीदा, पूरे साल भर के दौरान कितने का माल खरीदा? 100 का। और साल के अंत तक 31 मार्च 2023 के अंत तक आपने साल भर के दौरान तकरीबन 80 रुपए का माल क्या कर दिया? बेच दिया। तो बोलो बचा कितना? 20 रुपए साल के अंत में बचा। ऐसा होता है ना कई बार, भाई जरूरी थोड़ी जितना खरीदे उतना बिक भी जाए, कुछ बच गया। ठीक है, तो साल भर में 100 रुपए का माल खरीदा, उसमें 80 रुपए का माल आपने सेल कर दिया, बचा कितना? 20 रुपये आपके पास माल बचे। इसको क्या कहा जाता है? बचा हुआ माल को क्या बोला जाता है? अंतिम स्कंद। क्या बोला जाता है? यानी 31 मार्च सन 2023 को आपका माल जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? अंतिम स्कंद। ये 20 रुपये का माल तुम्हारे पास क्या है? अंतिम स्कंद है, बचा हुआ माल है। समझ में आ गया आप सभी को? इसके बाद अब अपन अगले साल में प्रवेश करते हैं। 1 अप्रैल 2023 को प्रवेश किए, क्या करें बताओ? ये जो पिछले साल का बचा बुचा माल था उसको फेंक दे क्या? घर में खाना बच जाता रात को, क्या फेंक देते हो? क्या करते हो? अगले साल अगले महीना अगले दिन नाश्ते में काम आ जाता है ना वो चीज़। वैसे ही अंतिम स्कंद था कितना? 20। क्या फेंक देंगे क्या इसको? नहीं। तो अगले वर्ष क्या करेंगे? इसको अपन अगले साल बेच लेंगे, क्या दिक्कत है? अगले साल उसको ट्रांसफर कर देते, बेच देंगे। ठीक, तो 1 अप्रैल 2023 को पिछले साल का माल को आपने क्या किया? अगले साल में लेकर आए, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रारंभिक स्कंद। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक स्कंद। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रारंभिक स्कंद। अब फिर साल भर के दौरान आपने क्या किया? माल खरीदा। इस बार आपने साल भर के दौरान 200 रुपये का माल खरीदा, यानी आपने कुल मिला के माल कितने का हो गया? 220 का। अब साल भर के दौरान आपने बेच दिया, इसमें से कुछ माल बेच दिया, मान लीजिए 210 रुपये का माल आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। बोलो बचा कितना? क्या कहलाएगा ये? और यही अगले साल के लिए क्या कहलाएगा? प्रारंभिक स्कंद। समझ में आ गया? अब सवाल उठता है, ये अब कारण क्या है कि सर क्या प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद की एंट्री करो? बोलते या तो प्रारंभिक करेंगे या फिर अंतिम करेंगे। क्यों? देखो, क्योंकि देखो अगर अपन क्रय की बात करें, क्रय निकलता है, क्रय में से विक्रय घटाते हैं, अंतिम स्कंद निकलता है। यही फिर प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद बन जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया फिलहाल की नहीं आया? तो ये है प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद। ठीक है, तो प्रारंभिक स्कंद मैंने बोला कि प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करोगे या फिर किसकी एंट्री करोगे? अंतिम। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन को पढ़ना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना? पढ़ना। यदि ऐसा पढ़ना, देखना क्वेश्चन में, यदि बेचे गए, यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत, प्रश्न में बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई हो। यदि प्रश्न को पढ़ना, अगर प्रश्न में कहीं भी कौन सा वर्ड नहीं लिखा है, बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप सुन लीजिए क्या करना। तब आप क्या करोगे पता है? प्रारंभिक स्कंद, आपका प्रारंभिक स्कंद आएगा ना, इस प्रारंभिक स्कंद की एंट्री कहाँ करोगे? प्रारंभिक स्कंद की एंट्री कहाँ करोगे? तलपट के विकलन पक्ष में। क्रय की एंट्री कहाँ करोगे? तलपट के विकलन पक्ष में। और व्यापार के जो भी प्रत्यक्ष व्यय होंगे ना, अब आप बोलोगे सर ये प्रत्यक्ष व्यय क्या है? तो 2 प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, एक होता है मजदूरी, और दूसरा होता है भाड़ा, मजदूरी भाड़ा, और तीसरा होता है कारखाना व्यय। कौन सा व्यय? कारखाना के व्यय। 3 प्रकार के व्यय प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रत्यक्ष व्यय है। तो क्या बोला मैंने आप लोगों को? यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई है तो क्या करोगे? प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करोगे तलपट के विकलन पक्ष में, क्रय की एंट्री करोगे तलपट के विकलन पक्ष में, और प्रत्यक्ष व्यय की भी एंट्री कहाँ करोगे? तलपट के विकलन पक्ष में करोगे आप लोग। समझ में आ गया? परंतु अंतिम स्कंद की एंट्री आप तलपट में नहीं करोगे।
अंतिम स्कंद की एंट्री तलपट में नहीं करोगे। तो अंतिम स्कंद की एंट्री कहाँ की जाएगी? तलपट के बाहर की जाएगी, तलपट के बाहर। अंतिम स्कंद की एंट्री तलपट में नहीं की जाएगी, बल्कि तलपट के कहाँ की जाएगी? बाहर। मैं केजीएफ दिखा रहा हूँ, सस्पेंस होगा। अभी कई होता ना, कई बार पिक्चर देखते से बाहुबली देख रहे तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ, केजीएफ देख रहे तो समझ में नहीं आ रहा था, अंत में समझ में आएगा। अभी अंत में आप लोगों को क्या होगा, वो डाटा, वो चीज़ें क्या होंगी आपको समझ में आएंगी, अंत में समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? अंत में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगला कंडीशन, यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत दी गई हो। अगर प्रश्न में बेचे गए माल की लागत दी गई हो तब क्या करोगे? तब बेटा क्या करना मालूम है? प्रारंभिक स्कंद की एंट्री मत करना, क्रय की एंट्री मत करना तलपट में, ठीक है। प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री तलपट में मत करना, प्रत्यक्ष व्यय की भी एंट्री तलपट में मत करना। फिर किसकी एंट्री करें सर? तो बेटा अंतिम स्कंद की एंट्री करोगे। किसकी एंट्री करोगे? अंतिम स्कंद की एंट्री करोगे। कहाँ करोगे? तलपट के विकलन पक्ष में, ठीक है। और बेचे गए माल की लागत की एंट्री करोगे। किसकी एंट्री करोगे? बेचे गए माल की लागत की एंट्री करोगे। बेचे गए माल की लागत की एंट्री करोगे, वो भी कहाँ करोगे? तलपट के विकलन पक्ष में एंट्री करोगे। समझ में आ गया? कहाँ करोगे? तलपट के विकलन पक्ष में एंट्री करोगे। सर ऐसा क्यों? अब सस्पेंस ओपन करो, ठीक। तो बेटा सस्पेंस ओपन करना है तो ठीक है, क्या सीखे तुम लोग? बेचे गए माल की लागत दी होगी तो क्या करोगे? नहीं दी होगी तो क्या करोगे? प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करोगे, क्रय की एंट्री करोगे, प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री करोगे। सारी एंट्री कहाँ होगी? तलपट के विकलन पक्ष में। लेकिन अंतिम स्कंद की एंट्री नहीं करेंगे, तलपट के बाहर करेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत दी गई होगी तब क्या करोगे? बेचे गए माल की लागत कर देना विकलन में, अंतिम स्कंद की भी एंट्री कर देना विकलन में, परंतु इनकी एंट्री करोगे ही नहीं। ध्यान नहीं देना, इसको इग्नोर करना। सर ऐसा क्यों? इसके लिए आपको इस कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। किसको? बेचे गए माल की लागत। तो बेचे गए माल की लागत का मतलब क्या होता है? बेचे गए माल की लागत यानी साल भर में जो आपने माल बेचा उसकी लागत क्या थी, कैसे निकलता है? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद। क्या करते हैं? माइनस अंतिम स्कंद। भैया ये फॉर्मूला होता है, दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है सर? बेचे गए माल की लागत का प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद। इसका मतलब क्या हुआ? बेचे गए माल की लागत में प्रारंभिक स्कंद तो शामिल है, क्रय भी शामिल है, प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल है, परंतु अंतिम स्कंद शामिल नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं आया? अब समझो। देखो मैंने क्या बोला? बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन में नहीं दी गई है। बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन में नहीं दी गई तो क्या करोगे? प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करोगे, क्रय की एंट्री करोगे, प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री करोगे, परंतु अंतिम स्कंद की एंट्री नहीं करोगे। कारण क्या उसका? सुनो, ये देखो कारण यहां से पता चलता है। प्रारंभिक स्कंद 20 रुपए था, क्रय कितना था? 200। कितना हुआ टोटल माल? 220। विक्रय कहिए 210। माल कितना निकला अंतिम स्कंद? 10 रुपया। एक बात बताओ, ये जो 10 रुपये निकला है, अब देखो अगर आपने प्रारंभिक स्कंद की एंट्री तलपट में कर दी और क्रय की भी एंट्री कहाँ कर दी? तलपट में कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतिम स्कंद की भी तो एंट्री हो गई। कैसे पता चला अंतिम स्कंद की एंट्री हो गई? क्योंकि भाई ये 10 रुपये निकला किस में से है? ये 220 में से ही तो 10 रुपये निकला है। मतलब प्रारंभिक स्कंद और क्रय में ऑलरेडी अंतिम स्कंद शामिल रहता है, करके उसकी एंट्री अपन अगर कर देंगे फिर डबल एंट्री नहीं हो जाएगा। यही कारण है कि प्रारंभिक स्कंद और क्रय की एंट्री अगर आपने कर दिया तलपट के विकलन में, मतलब आपने अंतिम स्कंद कर दिया, मतलब वो ऑलरेडी क्या है? उसमें शामिल है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तलपट अंतिम स्कंद को तलपट के बाहर लिखा जाता है। आप लोग कहीं पढ़ेंगे ना, स्कूल में सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको कारण कोई नहीं बताएगा इसके बारे में। कारण बता रहा हूँ, देख लो आप लोगों को, कारण बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। समझ में आ गया? कारण बता रहा हूँ। क्या कारण बता रहा हूँ? प्रारंभिक स्कंद और क्रय की एंट्री आप विकलन में कर दिए, अंतिम स्कंद की एंट्री मत करना। क्यों नहीं करना भैया? क्योंकि सर ऑलरेडी उसमें वो क्या है? शामिल रहता है, शामिल है। समझ में आ गया? लेकिन अगर क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत दी है तब क्या करोगे? इसकी एंट्री मत करना, इसकी एंट्री मत करना, इसकी एंट्री मत करना। क्यों? बेचे गए माल की लागत की एंट्री कर दी विकलन में। इसका मतलब क्या हुआ? बेचे गए माल की लागत में क्या क्या शामिल है? प्रारंभिक स्कंद शामिल है, क्रय भी शामिल है, प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल है। मतलब ये हुआ कि जब बेचे गए माल की लागत की एंट्री आपने किया विकलन पक्ष में, मतलब आपने प्रारंभिक स्कंद की भी एंट्री कर दी है, क्रय की भी कर दी, प्रत्यक्ष व्यय की भी कर दी। तब काहे के लिए करोगे इसकी एंट्री? समझ में आ गया? परंतु अंतिम स्कंद शामिल है क्या उसमें? नहीं, इसलिए अंतिम स्कंद की एंट्री अपन विकलन पक्ष में करते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि अंतिम स्कंद कहाँ शामिल है? बेचे गए माल की लागत मतलब क्या? प्रारंभिक स्कंद है, क्रय भी है, प्रत्यक्ष व्यय भी है, परंतु अंतिम स्कंद उसमें शामिल नहीं है। नहीं आया समझ में? अब बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? तो क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाला कैटेगरी मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा? पहला वाला कैटेगरी मिलेगा ज़्यादातर क्वेश्चन। समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन 1-8 ही मिलेगा। कुछ पूछना है यहाँ तक? पूछना है तो बोलो। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? चलिए ठीक है, ओके। एक बार और समझाते हैं।
क्वेश्चन को पढ़ना। यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई है, क्या की गई है, नहीं दी गई, तो क्या सिखाया गया, प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करोगे, विकलन में क्रय की करोगे, प्रत्यक्ष व्यय की करोगे, परंतु अंतिम स्कंद की एंट्री नहीं करोगे। कारण क्या है उसका कारण यह है कि बेचे गए माल की लागत का मतलब समझो। बेचे गए माल की लागत, देखो कारण उसका ये है, सॉरी ये नहीं कारण उसका ये है। देखो प्रारंभिक स्कंद जोड़े, साल भर में आपके पास 20,000 रुपये का माल पहले से पड़ा हुआ था, आपने 200 का माल और क्रय किया, कितने का माल हुआ आपके पास, उसमें से साल भर के दौरान 210 का माल बेच दिया, बचा कितना। अभी बताओ ये 10 रुपये आया कहाँ से है, ये प्रारंभिक और क्रय में ही तो शामिल था। यानी कि अगर आपने प्रारंभिक स्कंद और क्रय की एंट्री कर दी, इसका मतलब अंतिम स्कंद की भी एंट्री कर दी, तो फिर अंतिम स्कंद की एंट्री क्यों करोगे, नहीं समझे। यानी जब भी आप प्रारंभिक स्कंद और क्रय की एंट्री तलपट के विकलन पक्ष में करते हो तो समझ जाना हमने अंतिम स्कंद की भी एंट्री कर दी है। समझ में आया बात की नहीं आया, ठीक। उसी जगह अगर बेचे गए माल की लागत क्वेश्चन में दिया है तो फिर किसकी एंट्री करोगे, बेचे गए माल की लागत की एंट्री विकलन में कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने बेचे गए माल की लागत में क्या क्या शामिल होता है, प्रारंभिक स्कंद, क्रय और प्रत्यक्ष व्यय, तीनों शामिल होता है। तो आपने जैसी बेचे गए माल की लागत की एंट्री कर दी तो मतलब इसकी भी तो एंट्री हो गई, तो फिर इसको करने की जरूरत है क्या दोबारा, ऐसे में तो डबल एंट्री नहीं हो जाएगा, तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से इसकी एंट्री कर दिए। फिर अंतिम स्कंद की एंट्री आपको अलग से करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं है। अब आया बात समझ में, नहीं समझ में आता रट लो। जब भी क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत नहीं दी गई होगी, प्रारंभिक स्कंद की एंट्री करना, क्रय की एंट्री करना, प्रत्यक्ष व्यय की एंट्री करना, परंतु अंतिम स्कंद की एंट्री, अब बेचे गए माल की लागत दी होगी तो फिर ये 3 की एंट्री मत करना, फिर ये 2 की एंट्री विकलन पक्ष में कर देना। यहाँ समाकलन का कोई रोल ही नहीं भैया, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं होता, जो होता सब विकलन में ही होगा, ठीक है, नोट करो। चलिए देखिए, तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आप लोग को। इसके अलावा याद रखना बाकी विकलन समाकलन क्या क्या होता है समझ गए। इसके अलावा याद रखना किसी भी खाते के सामने, किसी भी खाते के साथ अगर कोष वर्ड लिखा है, कौन सा वर्ड लिखा है, कोष, या फिर संचय, या फिर कौन सा वर्ड लिखा है, कोष, संचय, या फिर प्रावधान वर्ड लिखा है, सुन लो, अगर किसी भी खाते के नाम के आगे, किसी के भी नाम के अगर ये वर्ड लिखा है, कोष, संचय या फिर प्रावधान वर्ड लिखा है, अगर ये वर्ड लिखा है, समझ जाना इसका शेष हमेशा कौन सा शेष होगा, समाकलन। दिमाग में बैठा लो, समझ में आ गया। बाकी क्रय वापसी का शेष तो आप जानते ही हो, क्या होता है क्रय वापसी का शेष, नहीं, समाकलन होता है। और विक्रय वापसी का क्या होता है, विक्रय वापसी का क्या होता है, विकलन होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, होता है, ठीक है। चलो, और क्रय विक्रय का, क्रय का विकलन और विक्रय समाकलन तो जान ही रहे हो आप, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, थैंक यू।